Hello everybody, you again most welcome in my biology classes. I am Dhairya Tiwari, your biology teacher, and today is we are start class 9th biology first chapter, which is the cell biology or cytology. Students, आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी के डिमांड पर कि सर क्लास 9th की चैप्टर को चालू किया जाए। तो आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट इन्वेस्ट द टाइम वी गो टू आवर टॉपिक। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और बिल्कुल मन लगा के कंसंट्रेटली पढ़ाई कीजिएगा, सफलता आप ज़रूर पा जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास पर। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं आज के हम टॉपिक पर। टुडे आवर टॉपिक इज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। हियर द फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हियर द मीन्स ऑफ यूनिट। यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट कहते हैं ना किसी चीज़ की क्या यूनिट होती है, मीन्स इकाई, मीन्स एक। तो एक और लाइफ का एक मतलब कि जो लाइफ का एक बेस है, जो लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइफ के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? हर एक चीज़ जो हमारे लिए, जैसे हमारे बोन्स हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, तो ये सभी किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। तो इसीलिए कहा गया आपके चैप्टर का नाम सेल यानी कोशिका। यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई, मतलब एक सेल ही ऐसा है जो कि हमारे पूरे शरीर का निर्माण कर देता है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर सेल जीवन की इकाई क्यों है। सो लिसन, बी केयरफुली, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टेड और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार कहते हैं कि सर साइटोलॉजी जल्दी दिमाग में घुसती नहीं। घुसेगी, एकदम आसानी से घुसेगी, लेकिन जब आप कंसंट्रेटली होकर बात को समझने की कोशिश करेंगे। समझिए, जैसे ये हमारा संपूर्ण संसार है, हमारी जो ये पृथ्वी है, ये होल वर्ल्ड जो है, हमने आपको इसमें बताया था कि हमारे पृथ्वी पर लगभग अबाउट 40 लाख एनिमल्स एंड अबाउट मैक्सिमम 5 लाख प्लांट की जो प्रजातियां हैं वो नोन हैं, सर्च की गई हैं, खोजी गई हैं अभी तक पृथ्वी पे। तो जब इतनी सारी प्रजातियां हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इतने सारे 4 लाख से अधिक जंतु की प्रजातियां, 5 लाख से अधिक पादप की प्रजातियां यानी वनस्पतियों की प्रजातियां, प्लांट्स की प्रजातियां, तो जो इतने सारे जब प्लांट्स और एनिमल्स यानी लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो ये जितने भी एनिमल होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। जितने भी एनिमल हैं, वो एनिमल ही क्यों नहीं है, वो मैमेलिया ही क्यों नहीं है, लेकिन हर एक एनिमल एक दूसरे एनिमल से चेंज होता है। लेकिन इसके भी बावजूद, इतने सारे होने के बावजूद वो चेंज तो होती हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी एक प्रकार की कोशिका के बने हुए होते हैं। ये सही है कि पृथ्वी पर 14 लाख से अधिक जंतु की प्रजातियाँ, 5 लाख से अधिक पादप की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये बाद की बात है। लेकिन हमने ये भी बताया कि वो जितने जंतु होते हैं वो सभी एक दूसरे से चेंजेस होते हैं, ठीक, एक दूसरे से सभी भिन्न होते हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि जितने भी जंतु प्रजातियां, पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, वो भले ही स्ट्रक्चर में चेंज हो, फंक्शन में चेंज हो, हाँ, बिहेवियर में चेंज हो, हैबिटाट में चेंज हो, लेकिन वो सभी बने हुए होते हैं कोशिकाओं की ही। यानी चाहे जो भी हो वो किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। चाहे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? कोशिका से ही बने हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। यदि सेल नहीं तो कुछ नहीं, और यदि सेल है तो सब कुछ है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस सेल वर्ड से कि सर ये जो सेल वर्ड यहाँ पे हम समझ रहे हैं, ये सेल वर्ड का मतलब क्या होता है? CELL। आपके सामने ये सेल पहली बार आ रही होगी? नहीं, पहली बार नहीं है। हम 8वीं में भी, 8वीं क्लास में भी कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अब 9वीं में पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो ये हमारा सेल वर्ड है, आइए थोड़ा इसकी भी हिस्ट्री को हम समझ लेते हैं कि आखिर ये सेल वर्ड आया कहाँ से। तो ये जो सेल वर्ड है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ लैटिन वर्ड। ओके, द सेल वर्ड इट इज़ वन टाइप ऑफ लैटिन वर्ड which means cella। cella means होता है कंपार्टमेंट। 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 cella means होता है कंपार्टमें
कंपार्टमेंट, ठीक, कोई एक कंपार्टमेंट, कोई एक कमरा, कोई एक कक्ष। तो जो ये सेल वर्ड है स्टूडेंट्स, इट इज़ वन टाइप ऑफ लैटिन वर्ड, यह एक लैटिन वर्ड है, ठीक, जिसका मतलब होता है सेला, और उस सेला का मतलब क्या होता है कंपार्टमेंट। अब ये कंपार्टमेंट क्यों है ये आगे की क्लास में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सेल वर्ड कहाँ से लिया हुआ है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सेला, और उस सेला का मतलब क्या होता है कंपार्टमेंट। तो ये रहा सेल। अच्छा, अब ये समझ लिया हमने कि सेल का क्या है, कैसे बना, लेकिन सेल का और मतलब क्या होता है, सेल को आखिर जीवन की इकाई क्यों हो गई ये तो समझा, लेकिन और भी क्या बातें हैं सेल की ये आइए समझते हैं। यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द सेल, या फिर आप अब सेल पढ़ रहे हैं तो अब सेल के बारे में आपके मन में एक इंटरेस्ट जरूर ही उठेगा, क्योंकि जहाँ साइंस है वहाँ इंटरेस्ट है, वहाँ वाई का क्वेश्चन है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सेल क्या है, व्हाट इज सेल। तो आइए पहली बात हम यही डिफाइन कर देते हैं, यही समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेल। तो यहाँ पे जो थ्योरी में आपको मिला हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज सेल, आखिर कोशिका क्या है। व्हाट इज सेल, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज सेल, कोशिका क्या होती है। तो आइए समझते हैं कोशिका क्या है। बेहद सरल है, बिल्कुल सिंपल है, मन लगाकर यदि आप कंसंट्रेटली एकदम पढ़ेंगे, उसी चीज़ को समझेंगे तो वो एकदम सिंपली समझ में आ जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे जुबान देता हूँ, यह पूरे 100% श्योरली बताता हूँ कि साइटोलॉजी ख़त्म होते होते पूरी साइटोलॉजी आपकी जुबान पे कर दूंगा, आपको विधिवत याद दिला दूंगा। बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि आप कंसंट्रेट होकर हर एक वीडियो को विदाउट स्किप किए बिना छोड़े आप उसको देखेंगे और हर एक चीज़ को डिनोट करेंगे, नोटिस करेंगे और याद करेंगे उसको। तो चलते हैं टॉपिक पे, व्हाट इज सेल, कि आखिर कोशिका क्या होती है, आखिर कोशिका का मतलब क्या होता है, क्यों कहा गया कि कोशिका जीवन की इकाई है। समझिए, यहाँ पे लिखा है कि सेल इज द फंडामेंटली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, ऑल लिविंग बीइंग और लाइफ, ठीक। कह रहा है कि सेल इज द फंडामेंटली, फंडामेंटली मतलब किसी भी चीज़ का जो फंडा होता है, कहते हैं ना कि इसका फंडा क्या है, तो वैसे ही फंडामेंटली क्या, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दी ऑल लिविंग बीइंग और लाइफ। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस पृथ्वी पर जो कि लिविंग हैं, उन सभी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की इकाई कौन है, यूनिट कौन है, ये हमारा सेल ही है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम केवल यही बस समझेंगे कि आखिर सेल क्या होता है, बस। तो स्टूडेंट्स, हमने ये अब यहाँ पे पढ़ा कि सेल जो होता है वो क्या होता है, हर एक लिविंग बीइंग का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सजीव का क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई होता है। मतलब जो सेल है उसी की सहायता से हमारे शरीर की स्ट्रक्चर मिलती है। हमारा जो ये बॉडी शेप है, जैसे कोई एनिमल है तो वो सिलेंड्रिकल है, कोई एनिमल है तो वो क्या है, फ्लैटेड है, कोई है तो रिंग है, राउंड शेप का है। तो जितने भी एनिमल हमने बताया कि सब अलग अलग हैबिटाट के भी हमने आपको बताया कि एबव 40 लाख से अधिक जंतु की प्रजातियाँ, 5 लाख से अधिक जो है पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और वो सभी एक दूसरे से चेंज हैं। उनका हैबिटाट चेंज है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज है, उनका फूड चेंज है, उनका हर एक चीज़ चेंज है। तो वो सभी चेंजेस किसकी वजह से हो रही हैं, वो सभी सेल की ही वजह से हो रही हैं, क्योंकि जो हमारा सेल होता है वो हमारे शरीर को एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ठीक। जो हमारा ये बॉडी, हम जो सिलेंड्रिकल शेप्ड है, हाँ इलोंगेटेड है, हाँ हॉरिजॉन्टल है, फ्लैटेड है, राउंड शेप के हैं, हाँ स्लीपर शेप्ड हैं, या फिर जैसे भी हैं, तो वो सभी स्ट्रक्चर किसकी वजह से हमें प्राप्त हो रहा है, सेल की वजह से ही प्राप्त हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे डिफिनीशन में आपको बताया गया कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल, हमारे जो ये बॉडी है वो स्ट्रक्चरल किसकी वजह से है, सेल की वजह से है। और आगे फिर हमने जाना कि इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। फंक्शनल, स्ट्रक्चरल तो समझ लिया कि कोशिका की मदद से हमको स्ट्रक्चर मिलता है। अब बात हमारे जिस्म में ये नहीं उतरती है कि आखिर फंक्शनल यूनिट कैसे हो गया। हाँ, फंक्शन मतलब कार्य करना, हम कुछ भी जो कर रहे हैं वो कोशिका से कैसे संबंधित है। समझिए, यदि हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो कुछ नहीं होगा, और जब हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर बनेगी तो भाई जब बॉडी की स्ट्रक्चर बनेगी तो हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर में हमारे हाथ है, हमारा पैर है, हमारा सिर है, हर एक हमारी जो बॉडी का आर्गन जो है वो हमारे बॉडी का ही है ना।
और वो किससे बना हुआ है? अभी अभी आपने पढ़ा, अभी हमने आपको बताया जस्ट अभी कि जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से है? सेल की वजह से ही है। ठीक है, सेल की वजह से हमारे बॉडी का एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो जब विशेष प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा जैसे हमारा पैर बन गया, हमारे हाथ बन गए, हमारा मुंह बन गया, तो अब हम इससे फंक्शन कर रहे हैं, पैरों के द्वारा हम लोग को मोशन कर रहे हैं, हाथ के द्वारा किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक विशेष प्रकार का फंक्शन है। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा सेल है ये हमें फंक्शन करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है। यानी XYZ कोई भी कार्य हमारे लाइफ में आता है, चाहे वो जो भी है ETC, ठीक, तो वो सभी किसकी वजह से हो रहा है? हमारे सेल की वजह से हो रहा है। इसीलिए इसी सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए ये डिफिनीशन निकाली गई, ये डिफिनीशन बन गया कोशिका का। ये परिभाषित हुआ कि कोशिका जो होती है वो सभी सजीवों की, जितने सजीव पाए जा रहे हैं हमारी पृथ्वी पर, गिनती जितने भी सर्च हैं और जितने सर्च नहीं हुए हैं, उन सभी की इकाई कौन है? सेल है। उन सभी की संरचना की, उन सभी की क्रिया की, उन सभी के कार्य की, सभी की इकाई कौन है? एक अकेली कोशिका ही है। तो ये हुआ कोशिका। हमने ये जाना कि आखिर कोशिका जीवन की इकाई क्यों है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कोशिका का हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। ऐसे तो हमने बता दिया कि कोशिका जीवन की इकाई है, लेकिन यदि हम उसको एक स्टडी के रूप में हम बताना चाहते हैं, एक परिभाषित रूप से हम बताना चाहते हैं कि आखिर कोशिका क्या होती है, तो उस कोशिका की हमने यहाँ पे डिफिनीशन भी समझ लिया कि व्हाट इज द सेल। अब आप यहाँ पे डिनोट भी कर सकते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चरल है तो ये स्ट्रक्चरल को आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन और लिविंग। स्ट्रक्चरल के नीचे आप डिनोट भी कर सकते हैं कि बाय हेल्प ऑफ दिस सेल बॉडी हैव अ स्ट्रक्चर, बॉडी हैव ए फिक्स स्ट्रक्चर, एक आकृति, एक आकार पाता है, और फंक्शनल, इसकी सहायता से ही हमें फंक्शन प्राप्त होती है। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर को आप डिनोट करके स्टारिक्स में लिख सकते हैं। ठीक, अब जब हम ये जान लें कि आखिर कोशिका क्या होती है, कोशिका का मतलब क्या होता है, तब अब अगली बात हमारे माइंड में क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि आखिर कोशिका आया कैसे। ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा स्टूडेंट साहब कि सर हमने ये तो जान लिया कि कोशिका क्या होती है, कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कही जाती है, लेकिन इस कोशिका की खोज किसने की? आखिर किसने इसको देखा, किसने इसके बारे में समझा, किसने इसके बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किए, किसके इसके बारे में वाद प्रस्तुत किए, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कोशिका देखा गया, किसमें कोशिका देखी गई, कैसे कोशिका को देखा गया, आखिर कोशिका होती कैसी है, होती भी है या नहीं होती है, और कोशिका का क्या स्ट्रक्चर होता है, और कैसे कोशिका से हमारी पूरी शरीर बन जाती है। सोचिए कितना अधिक हम ये इंटरेस्टेड टॉपिक है, कितना अधिक ये भ्रामक टॉपिक है कि कोशिका से, एक सेल से हमारी ये पूरी बॉडी बन गई। तो आपके मन में ये जरूर बात उत्पन्न हो रहा होगा और बोर्न हो रहा होगा कि सर आखिर एक कोशिका से हमारी जो ये बॉडी हमें दिख रहे हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 2 नाक है, मुँह है, ये सभी कैसे बन गया, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। तो ध्यान से एकदम कंसंट्रेटली होकर इस टॉपिक को समझिए। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किसकी है? डिस्कवरी की, कि आखिर कोशिका की कैसे खोज की गई। बहुत ही बृहद बात है, इसके बारे में आपको एकदम गहराई से, एकदम रूटली लेवल से, एकदम बेस लेवल से उठाएंगे इस चीज़ के बारे में, डिस्कवरी के बारे में। तो समझिए, नाउ सेकेंड टॉपिक इज डिस्कवरी। कैसे हुई कोशिका की खोज? तो समझिए, आपने 8वीं की क्लास में पढ़ लिया होगा कि कोशिका जो होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, वह एक माइन्यूट कण होती है। यदि हम आपको बता दें कि हमारी जो ये पूरी मनुष्य की बॉडी है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं, उन सभी की जो बॉडी होती है वो 10 के पावर 14 सेल से मिलकर बना हुआ होता है। सोचिए 10 के पावर 14 सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसको आप क्रम में लिख लीजिए, 10 के पावर 40 यानी 10 के आगे 14 जीरो लिख लीजिए। उतने सेल से मिलकर हमारी पूरी कोशिका बनी होती है। लगभग खरब के करीब में सेल्स आएंगे, तो इतनी सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। एक एनिमल की बॉडी, एक हायर प्लांट की बॉडी इतने सेल से मिलकर बनी होती है। तो ज़रा सोचिए कि जब इतने सारे सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी हमको दिख रही है, तो वो एक सेल कितनी छोटी होगी। हाँ, लेकिन उस एक अकेले सेल को साइंटिस्टों ने देखा, जाना और उसके बारे में आपको सामने डिफाइन प्रस्तुत कर दिया। सोचिए कितना कठिन होगा, और इस कठिन चीज़ को कैसे उन्होंने देखा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, इस चीज़ को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। ठीक,
लेकिन ये माइक्रोस्कोप तो अब क्या नाम से सर्च किए गए, पहले के समय में तो माइक्रोस्कोप थे नहीं। तो सबसे पहले अब बात यह आ गई कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप हमने समझा कि अब के टाइम में कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, जिसके द्वारा हम छोटे से छोटी चीज़ों को बड़ा कर देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम में कैसे माइक्रोस्कोप की खोज की गई होगी, अब माइक्रोस्कोप बनाया किसने। अब आपके मात में आपने पढ़ा भी होगा, बहुत से लोग इसमें जानते भी होंगे कि फर्स्टली माइक्रोस्कोप मेड बाय गैलीलियो ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था। लेकिन गैलीलियो उस टाइम में नहीं थे, गैलीलियो तो उसके बाद आए थे। अब आपको सन भी हम यहाँ पे बताएंगे वीडियो। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोप किसने बनाया, अब आइए वो बात भी समझते हैं थोड़ा सा हट के, क्योंकि माय बायोलॉजी क्लासेस का यही एक देन है कि हमें केवल टॉपिक टू टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें और हाई लेवल में पढ़ना है। क्योंकि हमारा गोल क्या है, हमें एम्स नीट क्वालिफायर इंटर क्वालिफाई करने तक बन जाना है, ताकि हम इंटर क्वालिफाई करें और हम इसके लिए तैयार हो जाएं। तो समझिएगा, तो इसके लिए अब हम अभी से तैयारी करेंगे। तो समझिए, माइक्रोस्कोप की बात जब हो रही है यहाँ पे कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप इज बिल्ट बाय जैक्रिस जेनसन इन 1595। इस बात को आप एकदम रेड डाटा बुक में डिनोट कर लीजिएगा कि द फर्स्ट माइक्रोस्कोप इज द बिल्ट बाय जैक्रिस जेनसन। इट इज द ब्रिटिश साइंटिस्ट इन 1595 ही बिल्ट ए फर्स्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक सबसे पहले पृथ्वी पर सबसे पहले कह सकते हैं कि साइंटिस्ट की दुनिया में, साइंस की दुनिया में सबसे पहला, गैलीलियो से भी पहला। गैलीलियो ने तो ये जैक्रिस साहब के माइक्रोस्कोप को देखकर उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया था, बस उन्होंने माइक्रोस्कोप कुछ नया नहीं बनाया था। वास्तव में माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, माइक्रोस्कोप जिसने बनाया, जिसने सोचा कि माइक्रोस्कोप इस तरीके से हमको बनाया जाए, तो उसको किसने बनाया था, ही इज द जैक्रिस जेनसन इन 1595 हु फर्स्टली बिल्ट ए माइक्रोस्कोप। सबसे पहले माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया, दिया, तैयार किया। ठीक, तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया, जैक्रिस जेनसन इन 1595। उसके बाद फिर मॉडिफाइड बाय गैलीलियो, इट इज द मॉडिफाइड बाय गैलीलियो साहब आए और उन्होंने क्या किया, हल्का सा इसका क्या किया, उनकी चीज़ को चुरा लिया। साइंस की चीज़ में चोरी बहुत तेज होती है, कोई कुछ कहा उसको उन्होंने चुरा कर लिख बना कर कुछ हल्का सा मिर्च मसाला लगाकर अपने नाम पे चढ़ा लिया। तो ऐसा ही कुछ गैलीलियो साहब ने कहा। हम उनका विवाद, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक टॉपिक समझा रहे हैं कि जो गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप बनाया था, इट इज़ द मॉडिफाइड फेज ऑफ जैक्रिस जेनसन माइक्रोस्कोप। ठीक, आप हाई लेवल की बुक्स में देखेंगे तो ये टॉपिक्स आपको मिलेगी। ठीक, एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको हायर एजुकेटेड बुक में, हायर लेवल की बुकों में मिलेगी। तो बाद में जब गैलीलियो साहब आए तो उन्होंने क्या किया कि जैक्रिस जेनसन के माइक्रोस्कोप में हल्का मॉडिफिकेशन कर दिया और वो क्या हो गए, माइक्रोस्कोप के फादर बन गए। ठीक, अब ये बात तो है अभी क्या माइक्रोस्कोप की, हमने ये समझा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप कैसे बनाया, सबसे पहले ये हो गया। लेकिन क्या जैक्रिस जेनसन या फिर गैलीलियो ने सेल की खोज की थी? नहीं, सेल की खोज तो किसी और ने की थी। कैसे की थी, कब की थी, अब आइए इस बात को समझिए। हमने ये समझ लिया कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, कब की, कैसे की, क्या की, सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया। साथ साथ हमने ये भी जाना कि सेल क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ को हमने सवाल लिया कि आखिर सेल जो होता है वो जीवन की इकाई क्यों होती है। तो अब हम बात समझते हैं कि आखिर कोशिका की खोज, इस सेल की खोज की किसने थी। हाँ, तो नाउ अपन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा जो अपन का अगला टॉपिक है वो किस क्या है कि कोशिका की एक्चुअली खोज किसने की थी। ठीक, तो द मैन हु डिस्कवर द सेल एंड हु इज द फादर ऑफ सेल साइटोलॉजी, ही इज द रॉबर्ट हुक। ओके, ये एक विशेष प्रकार का नाम है। जैसे ही आप साइटोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो ये आपके दिमाग में, आपके जिस्म में ये नाम जरूर घुसता होगा कि रॉबर्ट हुक। ठीक, ही इज द फर्स्ट डिस्कवर द सेल। ओके, कौन से सन में किया था इन्होंने कोशिका का खोज, इन 1665। सन भी कोशिश करके याद करने की कोशिश करेंगे, नाम भी याद करेंगे, साथ साथ सन भी याद करेंगे कि किसने और कब कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर फर्स्टली सेल
ठीक। तो सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ठीक, ये बात आपको क्वेश्चन मार्क में याद करके रखनी है, क्वेश्चनेबल टॉपिक है, एग्जाम्स में अक्सर पूछता है कि आखिर रॉबर्ट हुक सबसे पहले कह सकते हैं कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। और ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस सेल, जिसने सबसे पहले कोशिका को देखा। ठीक, अब ये जान लिया हमने कि कोशिका की खोज किसने की थी सबसे प्रथम, और वो क्यों की थी, कैसे की थी। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी हमको ये भी जानना है कि कोशिका की खोज कैसे की, कहाँ की, किसमें की। हाँ, तो ये सभी बातों को हमको समझना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमारा पॉइंट है, हमने ये जाना कि रॉबर्ट हुक इज द डिस्कवर द फर्स्टली सेल इन 1665। इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में की थी। ठीक, और उसके बाद फिर अब ये जानेंगे कि इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसमें की थी। तो रॉबर्ट हुक साहब जो थे, इन्होंने कोशिका की खोज सर्वप्रथम कार्क में किया था। कार्क, ओके, कार्क, ये वर्ड आप कहीं सुने भी होंगे, इसके बारे में हम ब्रीफली समझेंगे कि आखिर कार्क होता क्या है। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं कि he discovered the cell in the plant part, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्क कहते हैं। इन्होंने कोशिका की खोज एक पादप के भाग में, एक प्लांट के भाग में, एक पौधे के भाग कार्क से की थी। ठीक, अब आपको एक कार्क वर्ड यहाँ पे परेशान कर रहा होगा कि सर आखिर कार्क क्या है। ठीक, तो सर ये कार्क जो होता है, आप जब कभी होमियो हॉल में जाएंगे, इस कार्क पे भी बहुत सारे तथ्य दिए हुए हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से बताया कि कार्क क्या होता है। लेकिन एक्चुअल में आप जब कभी होम्योपैथी के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि छोटी छोटी शीशियों में क्या कर देते हैं कि दवाइयों को भर के रखते हैं और उसके ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। अब तो प्लास्टिक के ढक्कन लगाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या करते थे, उसमें लकड़ी की एक ठेपी लगाते थे। ठीक, जो कि कुछ इस टाइप का होता है। आपके लिए हम यहाँ पे बना भी दे रहे हैं स्ट्रक्चर को। ये मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, और इस पर यूँ त्रिभुजा आकार का कुछ ऐसे कार्क लगा होता है, इसी को कार्क कहते हैं। ठीक, इसके अंदर मेडिसिन भरा हुआ था और इसमें मेडिसिन को दाने को रखकर 2 बूंद क्या करते हैं, उसमें मेडिसिन को, लिक्विड को डालकर और इसको मिक्स करके आपको दे देते हैं खाने के लिए। ठीक, तो जो इसमें ये ढक्कन लगा होता है, ये जो लगा होता है ढक्कन, इसी को क्या कहते हैं? कार्क कहते हैं। ठीक, तो जब रॉबर्ट हुक साहब जो थे, ये जब एक बार क्या हुए, बीमार हुए। ठीक, एक प्रकार से हिस्ट्री, एक प्रकार की स्टोरी टाइप में है। तो ये जब एक बार होमियो हॉल में गए थे, होम्योपैथिक के दुकान में गए थे, फिर हॉस्पिटल में गए थे, तो उन्होंने इस कार्क को देखा। उन्होंने ढेर सारे देखिए, जब रॉबर्ट हुक गैलीलियो ने मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप को दिया, तो उसके बाद फिर ये भी टॉपिक कहीं कहीं बुक्स में मिलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया। रॉबर्ट हुक ने भी एक स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप बनाया और फिर उसके द्वारा कई सारे प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दी। कई सारे एनिमल्स, कई सारे सेल्स के बारे में उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक, तो ऐसे ही स्टडी करते करते एक बार उन्होंने इस कार्क की भी स्टडी की। ठीक, अब आप समझ गए कार्क क्या होता है। ये होम्योपैथी की शीशी का एक ढक्कन होता है, या फिर आप किसी चीज़ का जब डिहाइड्रेशन करते हैं, आप अपने लेबोरेटरी में किसी चीज़ का डिहाइड्रेशन करते हैं, जो डिहाइड्रेशन ट्यूब के ऊपर ढक्कन लगा होता है, उसको भी क्या कहते हैं? कार्क कहते हैं। जो डिहाइड्रेशन ट्यूब होता है, तो वो भी क्या है? कार्क है। और ये भी क्या है? कार्क है। कार्क समझने के लिए है। तो हमने अब ये समझ गए कि कार्क क्या होता है, हमने ये जान लिया कि आखिर कार्क क्या होता है। ठीक, तो जब इन्होंने इस कार्क को स्टडी करना शुरू किया, तो इस कार्क की उन्होंने स्टडी कैसे किया, ये भी समझते हैं। तो किसी भी चीज़ का हमें स्टडी करना होता है, किसी भी चीज़ के बारे में हमको पढ़ना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसका डिसेक्शन करते हैं। ठीक, तो
तो रॉबर्ट हुक ने भी क्या किया, इसका डिसेक्शन किया। उस कार को उन्होंने लिया, हम आपको सपोज करके समझ लीजिए इस कार को हमने यहाँ पे निकाल लिया, इमेजिन करिए इस कार को हमने यहाँ पे निकाल लिया, एक त्रिभुजाकार जो कार है इसको हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो रॉबर्ट हुक ने, कौन कर रहा है ये सब, रॉबर्ट हुक, ओके, कब कर रहे हैं, 1665 कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, कार में कर रहे हैं, ओके। तो इस कार को जब उन्होंने लिया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार को जब उन्होंने लिया, इस कार के ढक्कन को लिया उन्होंने, और क्या किया, इसका सेक्शन किया। हमने आपको बताया ना कि किसी चीज़ के बारे में हमको स्टडी करनी होती है, प्लांट हो या एनिमल, तो हम उसका डिसेक्शन करते हैं, उसका सेक्शन काटते हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया, इसका सेक्शन काटा। आइए समझ लेते हैं सेक्शन क्या होता है। ये भी वर्ड आपको सता रहा होगा कि सर सेक्शन क्या होता है। सेक्शन का मतलब होता है बाबू काट। सेक्शन का मतलब आपके लिए हिंदी में मोडिंग कर दे रहे हैं। सेक्शन का मतलब होता है काट, यानी किसी चीज को कट करना, किसी चीज को काटना ही क्या कहलाता है, सेक्शन। कहते हैं ना इसको सेक्शन, पतले पतले सेक्शंस में काट दो, हाँ, तो वो क्या होता है, सेक्शन होता है। सो स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से जो सेक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। जो सेक्शन होता है वो मुख्य रूप से मेन फॉर्म में क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो टीएस होता है और दूसरा जो होता है वो एलएस होता है, ठीक। सेक्शन इज टू टाइप, फर्स्ट इज टीएस। टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, ओके। एंड एलएस मीन्स लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक। ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ट्रांसवर्स मीन्स क्या होता है, क्षैतिज, मीन्स आप कह सकते हैं कि ऐसे हॉरिजॉन्टल, ओके, सॉरी, क्या होता है, हमने सेक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल से ही समझ में आ रहा है हमको, लॉन्ग, ओके, लॉन्ग, यानी किसी भी थिंग को हम यदि खड़े में काट, जैसे हम ही हैं, अब ऐसे आप सेक्शन खड़े में काट दीजिए, तो एक ऐसे खड़े में किसी चीज़ को काट दिया, मार्कर इसको ऐसे खड़े में काट दिया हमने बीचों बीच, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया, ठीक। जिसको क्या कहते हैं, लंबवत काट, हिंदी में क्या कहते हैं, लंबाई में काटना, यानी लंबवत काट, ठीक। अब बात ट्रांसवर्स सेक्शन क्या है, ट्रांसवर्स मतलब क्या, क्षैतिज, मतलब बेड़वा काटना, किसी चीज़ को चौड़ाई में काटना, ठीक, वो क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो यहाँ पे जब जो इन्होंने इस कार को लिया, इस कार में भी इन्होंने टीएस काटा, ठीक। इन्होंने इसका सबसे पहले टीएस काटा, टीएस काटा इन्होंने, इसका एक बारीक मतलब काट काटा, ठीक। तो इन्होंने इस कार को लिया, सबसे पहला मेथड कार लिया, उसका उन्होंने टीएस काट दिया। टीएस काट के अब यहाँ पे अलग किया, अब आपके सामने सपोज करके अलग कर देते हैं यहाँ पे टीएस, ठीक, ये अलग हो गया। इससे टीएस काट के यहाँ पे इन्होंने लिया सेकेंड नंबर, इन्होंने कार के लिया, कार के उन्होंने सेक्शन काटा, सेक्शन में कौन सा सेक्शन काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब मीन्स, ट्रांसवर्स सेक्शन मीन्स क्षैतिज काट, किसी चीज को चौड़ाई में काटना क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है। सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो इन्होंने जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया, तो स्वनिर्मित सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में उन्होंने इसको देखा। अब इसको माइक्रोस्कोप पे लगाकर देखा उन्होंने, ठीक, माइक्रोस्कोप पे लगाकर इन्होंने देखा, सपोज करिए ऐसे टाइप में। इन्होंने जब माइक्रोस्कोप पे लगाकर इसको देखा, तो क्या देखा इन्होंने, इन्होंने देखा कि जो ये कार्क है इसमें कई ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले, ठीक है। तो जब इन्होंने इस कार को देखा माइक्रोस्कोप पे लगाकर स्टेन करने के बाद, तो उसमें इन्हें ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। ये स्ट्रक्चर क्या है, इट इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसको हेक्सागोनल कहते हैं, हाँ। तो इन्होंने जब इस कार का टीएस काटा, टीएस काट के इसे माइक्रोस्कोप पे लगाकर देखा, तो उन्होंने देखा कि इसमें कई हेक्सागोनल आपको कंपार्टमेंट देखने को मिले, ठीक। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पे एक, अब इसकी एक को हम यहाँ पे बाहर कर रहे हैं हेक्सागोनल समझाने के लिए आपको, ऐसा कुछ क्या कहा इन्होंने कि इन्हें कुछ हेक्सागोनल
कंपार्टमेंट देखने को मिले। ओके, हेक्सागोनल मतलब क्या होता है, हेक्सा मीन्स होता है 6, हेक्सा मीन्स 6 और गोनल मतलब होता है कोने। ठीक, तो इसमें कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल कितने कोने हैं, 6 कोने। आप केमिस्ट्री में हेक्सागोनल पढ़ेंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो जब इन्होंने इस कार को देखा, उसका सेक्शन काटा, सेक्शन काट के देखा कि इसमें कई हेक्सागोनल कंपार्टमेंट देखने को, कई हेक्सागोनल क्लास रूम देखने को, कक्ष देखने को मिले, या फिर हेक्सागोनल या कह सकते हैं कि बी हाउस। मधुमक्खी के छत्ते के समान भी इसको कह सकते हैं। मधुमक्खी जो होती है जी, जिससे हमें शहद मिलता है, बी, तो जो वो बी होती है, यदि उसके आप उसके हाउस को, उसके घर को, उसके छत्ते को आप देखेंगे ध्यान से निकाल कर, तो उसके छत्ते में भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है। तो आप क्या बताएंगे कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने जब कार का सेक्शन काटा, तो कार का सेक्शन काट के उन्होंने देखा अपने माइक्रोस्कोप पे लगाकर, तो उन्होंने देखा कि इसमें कई हेक्सागोनल या फिर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिख रही थी। ठीक, उसमें कई हेक्सागोनल या फिर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना, बी हाउस की तरह स्ट्रक्चर उसमें हमें क्रिएट हो रहा था, दिख रहा था। तो इन्हीं कक्षाओं को, जो ये कंपार्टमेंट, इन्हीं इसमें कई कंपार्टमेंट दिखे, इन्हीं कक्षाओं को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, सेल वर्ड कह दिया कि जो ये कंपार्टमेंट इनको दिख रही है, ये क्या है, सेल है। तो ऐसे हुई सेल की उत्पत्ति। रॉबर्ट हुक ने कार को लिया, कार का टीएस काटा, पतला पतला टीएस काटा, पतला ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, उसको माइक्रोस्कोप पे लगा कर देखा, तो उन्होंने देखा कि इसमें क्या, कई मधुमक्खी के छत्ते के समान हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इनको देखने को मिला। इसी स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, कार्क कह डाला। तो ऐसे हुई कार्क, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा उन्होंने, सॉरी, सेल कह डाला। तो जब इस स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल कहा, तो अब सेल की डिस्कवरी हो गई। तो इस प्रकार कोशिका की खोज हुई, कोशिका का उत्पत्ति हुई। ठीक, रॉबर्ट हुक ने इस तरीके से कोशिका की उत्पत्ति की थी। लेकिन इन्होंने जो चीज़ की उत्पत्ति की, जिस चीज़ में इन्होंने डिस्कवरी की, वो क्या थी, वो एक डेथ सेल थी, लिविंग सेल नहीं थी, डेथ सेल थी। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं करते, तब तक वो डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी की, लेकिन लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने डेथ सेल की डिस्कवरी की थी। डेथ सेल में इन्होंने सेल को देखा था। क्यों डेथ सेल में देखा था? डेथ सेल क्या है? क्योंकि ये जो कार्क हमने क्या बताई है, प्लांट्स, पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, किसी पौधे का एक भाग है। हाँ, लकड़ी का ही है कार्क ना, तो लकड़ी क्या है, किसी पौधे का है, किसी प्लांट का है। तो जब तक वो उस प्लांट में लगी, क्योंकि जब कोई भी ऑर्गेनो कुछ भी है, वो जब तक अपने सेल से लगा हुआ है, अपने बॉडी से लगा हुआ है, तब तक वो लिविंग बीइंग कहलाती है। लेकिन जैसे ही ऐसे हाथ काट के निकाल के बाहर कर दिया, तो ये नॉन लिविंग हो जाएगी। तो वो जो लकड़ी जो कार्क है, वो भी अपने प्लांट से कट के जब अलग हो गई, तो वो नॉन लिविंग हो गई, यानी डेथ सेल है। तो अब आपको ये भी बात अपने माइंड में रखना है, ये भी एक आपको क्वेश्चन टॉपिक इससे क्लियर हो गया। यानी हर एक क्वेश्चन से, हर एक आंसर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, ये सभी समझ लिया कैसे की उन्होंने डिस्कवरी। लेकिन इन्होंने जिस चीज़ की डिस्कवरी की थी, वो कैसी थी, डेथ सेल थी। तो आपको अब ये भी बात ध्यान करना है कि रॉबर्ट हुक discover the cell in कार्क, but it is डेथ सेल। ये एक मृत कोशिका थी, ठीक है, ये एक मरी हुई कोशिका थी। इन्होंने जिस चीज में उसकी खोज की थी कोशिका, वो क्या थी, डेथ सेल थी। ठीक, तो इससे ये क्लियर हो गया कि रॉबर्ट हुक ने किस में खोज की थी कोशिका की, डेथ सेल में खोज की थी। तो अब आपको अगर क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में, अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि डेथ सेल की सर्वप्रथम, डेथ सेल में कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। क्योंकि एग्जाम में इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सर ने इसको तो पढ़ाया नहीं था। सर ने पढ़ाया है, हर चीज़ को पढ़ाया है, इसलिए हम आपको हर बात को घुमा फिरा के बता रहे हैं। तो यदि आपके एग्जाम में यदि कोई आपको पेपर एग्जाम में आपके प्रश्न आता है कि फर्स्टली डिस्कवर ऑफ सेल, तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, फर्स्टली डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक। या फिर पूछ रहा है कि डिस्कवरी ऑफ सेल इन डेथ सेल,
ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इन विच कार्क में की थी, किसमें की थी? कार्क में की थी, 1665 में की थी। ये कार्क कैसी थी? एक मृत कोशिका थी। ठीक, और पूछता है कि फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ साइटोलॉजी तो कौन है? रॉबर्ट हुक है। ठीक, इन्हें ही कोशिका का जनक कहा गया। ठीक, फादर ऑफ सेल या फिर फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी में भी आपको कंफ्यूजन होगा सर, बार बार साइटोलॉजी करें, साइटोलॉजी का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट समझ लीजिए साइटोलॉजी को भी थोड़ा सा, जैसे हम कहते थे बायोलॉजी। ठीक, तो बायोलॉजी में क्या होता था? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग बीइंग। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग बीइंग। और लॉजी मीन्स होता है क्या? स्टडी। इंट्रोडक्शन में क्लास में हमने आपको एक ब्रीफली बताया था। तो जैसे बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग, दैट्स वी कॉल्ड बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसको जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। तो उसी प्रकार क्या है? साइटोलॉजी है। ठीक है, यहाँ पे साइटोलॉजी है। साइटो मतलब क्या होता है? सेल। सेल जैसे मैंने आपको बताया ना कि इट इज द वन टाइप ऑफ लैटिन वर्ड मीन्स सेला, तो इसको साइटो भी कहते हैं। ठीक, सेल को क्या कहते हैं? साइटो भी कहते हैं। ये भी एक ग्रीक वर्ड है साइटो, ऐसे समझिए। साइटो भी एक क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब सेल ही होता है। तो साइटो मीन्स क्या होता है? सेल। और लॉजी का मतलब क्या होता है? जान ही रहे हैं, स्टडी किसी भी चीज़ के बारे में हमने बताया था। बायोलॉजी में किसी भी चीज़ में आगे लॉजी लग जा रही है साइंस में, तो वो क्या है? उसका मतलब स्टडी है। तो स्टडी ऑफ सेल मीन्स साइटोलॉजी। ठीक, और साइटोलॉजी के फादर कौन है? साइटोलॉजी के पापा कौन है? पिता कौन है? जनक कौन है? कौन है वो? रॉबर्ट हुक। ओके, तो किसी भी काइंड से आप क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हमने हर एक तरीके से आपको बातें बता दी। ठीक, यदि पूछता है फादर ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक। कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका में खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, तो ये सभी प्रकार हो गए रॉबर्ट हुक साहब की, हम किस तरीके से क्या है क्वेश्चन आपको बता दिए। आपने अब ये जान लिया कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किसने में की थी? हाँ, जो कि वो क्या थी? डेथ सेल था। लेकिन अब डेथ सेल में तो रॉबर्ट हुक ने खोज कर दी, लेकिन सजीव कोशिका में किसने खोज की? लिविंग सेल में किसने खोज किया था? हमने ये बताया कि जो सेल में इन्होंने कार्क में इसकी डिस्कवरी की थी वो कैसी सेल थी? डेथ सेल थी। हाँ, मृत कोशिका थी। लेकिन अब सजीव कोशिका में खोज किसने की थी कोशिका की? तो आइए ये भी टॉपिक हम पढ़कर टॉपिक को आज की क्लास को डील करते हैं। ठीक, तो रॉबर्ट हुक इज द डिस्कवर ऑफ सेल इन द कार्क व्हिच इज द डेथ सेल। लेकिन फर्स्टली डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। फर्स्टली डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने की थी? वो तो मृत कोशिका में खोज की थी उन्होंने, मरी हुई कोशिका में, डेथ सेल में कोशिका की खोज की थी उन्होंने। लेकिन सजीव कोशिका में खोज किसने की थी? ये भी समझ लीजिए। आपको केवल बस इतना जानना है, नाम याद रखना है कि किसने सजीव कोशिका की खोज की थी। तो ही इज अ ल्यूवेनहॉक। ओके, ल्यूवेनहॉक हु इज द फर्स्टली डिस्कवर सेल इन लिविंग सेल। ओके, तो ये वर्ड आप याद रखेंगे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक हु इज द डिस्कवर लिविंग सेल। सजीव कोशिका की उन्होंने खोज की थी, यानी किसी जीवित सेल को उन्होंने लिया और तुरंत उसका सेक्शन काट के उसके बारे में उसके अंदर सेल को देख लिया। ठीक, तो अब ये बात क्लियर हुई कि आखिर कोशिका की खोज किसने की थी। ये हमने जाना कि कोशिका क्या होती है। सर, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। और कोशिका जीवन की इकाई क्यों है? बिकॉज बाय हेल्प ऑफ द सेल द बॉडी हैव अ फिक्स स्ट्रक्चर, द बॉडी हैव अ फिक्स शेप, द बॉडी हैव अ फिक्स साइज। ओके, एंड बाय हेल्प ऑफ द सेल इट हैव क्रिएट दियर वर्क। बाय हेल्प ऑफ द सेल ही हैज़ मेड दियर वर्क। उसकी सहायता से वो कार्य करता है। हाँ, उसके साथ साथ हमने समझा कि आखिर कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। उसके बाद फिर हमने समझा कि माइक्रोस्कोप, आखिर कोशिका की खोज किसने की, कैसे की? तो माइक्रोस्कोप से की। तो सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? जैक्रिस जेनसन ने की थी। इन किसमें की थी? हाँ, वो किसने की थी? जैक्रिस जेनसन ने 1595 में कोशिका की माइक्रोस्कोप की खोज की थी। गैलीलियो ने इसका मॉडिफिकेशन कर डाला था। उसके बाद फिर
लेकिन कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। किसमें की थी? कार्क में की थी। क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने उनके बारे में जानना था। कैसे की थी? उन्होंने कार्क का सेक्शन काटा तो उन्होंने माइक्रोस्कोप पे लगा कर देखा तो उनमें कई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिले, जिसे उन्होंने उन कक्षाओं को उन्होंने क्या कर डाला? कोशिका कर डाला। लेकिन एक ऐसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। तो सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो सजीव कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो अगर आपको पूछा था कि सजीव कोशिका खोज किसने की थी, तो किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो बहुत मजा आया। विधिवत आप इसको पढ़ेंगे, सारी चीज़ को पढ़ डालेंगे। हाँ, हर एक चीज़, हर एक टॉपिक को आप डिनोट करेंगे, नोट करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, कमेंट करेंगे कोई प्रॉब्लम होती है तो, या फिर हमारे पर्सनल आईडी, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 965121 पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो यदि आपको अपने पर्सनल क्वेश्चंस को पुटअप करने हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9621574737, इस पर आप हमें अपने मैटर को, अपने टॉपिक्स को लिखकर भेज सकते हैं। इट इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर, या फिर हमारे पर्सनल आईडी माई बायोलॉजी क्लासेस youtube.com पे आप हमें पुटअप कर सकते हैं। आप हमारे लाइव क्लास इस वीडियो के अंत में भी चैट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं पे हम द एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हर एक चीज़ें समझ में आई होगी। हर एक चीज़ को गहराई से पढ़िए, किसी भी चीज़ को कठिन नहीं समझना चाहिए। लाइफ में कोई भी चीज़ है उसको हार्ड नहीं समझना है, उसको बांट के आधा आधा करके पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, हर चीज़ को क्लियरली पढ़ना है। ठीक, और कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो उसका डट के सामना करना है, भागना नहीं है। तो आज के टॉपिक को, आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले किसी बात के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।